फैमिली ने होटल को तो नहीं लेके बट एक स्टार्टअप को लेकर थोड़ा सा हल्की फुल्की। आपको क्या लगता है अभी कि आगे का 5 साल का फ्यूचर क्या है ब्रेवी स्टे का? क्या प्लान्स है आपके अभी ब्रेवी स्टे में? हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 40 होटल्स के साथ। कैसे इंश्योर करते हो एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड? इनिशियली दिक्कत आई हमें, तो ये एक और ब्रांड के साथ हो रहा था। रियली अ गुड थिंग। कमिटमेंट कैसे इंश्योर करेंगे? ब्रेवी स्टे एक होटल बुकिंग पोर्टल है। उससे हमें भी पता लगता है कि मार्केट में क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि अगर इंडिया में हम टैबू की बात करें, आपको स्टार्ट किए हुए इसको कितना टाइम हो गया? ऑल्दो उस समय ये कह सकते हैं मैं चैलेंजेस को लेकर बात करूं, हाउ यू लैंडेड इन ब्रेवी स्टे? लाइक कैसे ब्रेवी स्टे कैसे स्टार्ट हुआ? धीरे धीरे करके हमने टीम बिल्ड करी, को फाउंडर सारे इकट्ठे हुए। हम यहाँ पे फंड रेज की भी बात कर रहे थे। आपका फिक्स्ड इनकम सोर्स छोड़ के स्टार होटल्स भी आर्ली बेसिस पे मिल जाते हैं और सारे ब्रांड अपने आप ही अपना ही डे यूज लॉन्च करते हैं। कोविड वाज नॉट गुड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आफ्टर सक्सेस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं शुभम अग्रवाल फ्रॉम ब्रांड ब्रेवी स्टे। तो पहले जानते हैं शुभम से कि ब्रेवी स्टे क्या है। थैंक यू सो मच शुभम फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। इट्स रियली अ प्लेजर टू टॉक टू यू हियर। सो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेवी स्टे क्या है, एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू आशुतोष फॉर कॉलिंग अस। एंड अगर मैं ब्रेवी स्टे के बारे में बताऊं तो शॉर्ट में कहें कि कभी भी कहीं भी होटल बुक करना फॉर 3, 6 एंड 12 आवर्स। तो अब आप ट्रेन लेट हो गई है या फ्लाइट से गए हो, आपको सुबह 4 बजे चेक इन चाहिए, 5 बजे चाहिए, कोई नहीं देता इस समय। सिर्फ एक ब्रेवी स्टे है जिसकी आप ऐप के थ्रू जाके बुक कर सकते हो और आपको वहाँ चेक इन मिलेगा। आप अपने इंटरव्यू के लिए जाइए फ्रेशन अप होके या एक शॉर्ट नैप लीजिए, उसके लिए ब्रेवी स्टे है। सो ब्रेवी स्टे जो मैं समझा कि ब्रेवी स्टे एक होटल बुकिंग पोर्टल है, बट फॉर आर्ली बेसिस। फॉर आर्ली बेसिस 3, 6 and 9 hours. 3, 6 and 12 12 hours. हाँ. Okay. So शुभम, how you landed in ब्रेवी स्टे? लाइक कैसे ब्रेवी स्टे कैसे स्टार्ट हुआ, क्या जर्नी रही, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सो ब्रेवी स्टे का आइडिया प्रतीक को आया था। ठीक है, प्रतीक ट्रिप पे था मनाली की, जहाँ पे सारे दोस्त गए थे। और सुबह 5 बजे पहुंच गए। जो दिल्ली से मनाली बस जाती है सुबह 5 बजे पहुंच जाती है। आप पहले से जानते थे प्रतीक को? नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो भी अपने आप में एक अच्छी स्टोरी है। तो प्रतीक वहां जब गया तो सारे जने करीब 8-10 लोग थे। होटल वाले ने कहा कि भैया पूरा पैसा लगेगा, चेक इन करना है तो सुबह, मतलब एक्स्ट्रा एक दिन का पैसा पूरा लगेगा। तो बात करते हुए इन्होंने नेगोशिएट करके 50% पे बात हुई। तो प्रतीक को तब आइडिया आया कि यार ये पॉसिबल क्यों नहीं है, एक लूप है मार्केट में। करेक्ट। और आज से अगर हम 100 साल पहले से भी देखें तो वो 24 आवर्स वाला ही मामला चल रहा है। तो प्रतीक आया, प्रतीक ने एक दूसरे और डिस्कस किया। तो मैं उस समय विप्रो में काम करता था। अच्छा। तो ऐसी एक फ्रेंड के थ्रू मैं आदित्य से मिला। आदित्य ने बोला यार एक ऐसा आइडिया है और पिच इन है, मतलब बंदा बात कर रहा है, बंदे ढूंढ रहा है, को फाउंडर्स वगैरह। मैं चलो मिलते हैं, देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, बाद में सोचेंगे करना है नहीं करना। बट पहली बार मिलके ही कि हाँ यार लगा, क्योंकि अब जहाँ से मैं आता हूँ रामनगर से, अगर दिल्ली आना है वही बस ट्रेन सब सुबह ही पहुँचती हैं, कुछ नहीं मिलता। तो मैंने कहा नहीं स्पेस तो है। तो हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल इस तरीके से कि हम एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन के पास से स्टार्ट करेंगे। तो फिर वहीं से हमने ब्रेवी स्टे थोड़ा सा रिसर्च किया, सर्वेस करे, फिर धीरे धीरे करके हमने टीम बिल्ड करी, को फाउंडर सारे इकट्ठे हुए, टीम बन गई। तो अभी कितने को फाउंडर्स हैं ब्रेवी स्टे में? हम 5 को फाउंडर्स हैं। 5 को। और आपका क्या रोल है ब्रेवी स्टे में? मैं इस समय सेल्स एंड फाइनेंस हेड करता हूँ। अच्छा, सेल्स एंड फाइनेंस आप हेड करते हो। और आप फंडेड हो? फंडेड हैं। आप शार्क टैंक सीजन 2 में भी गए थे? यस, सीजन 2 में गए थे, बट सीजन 2 में जाने से पहले ही हमने फंड रेज कर लिया था। ओके। तो इत्तेफाक से बात ये रही कि हम यहाँ पे फंड रेज की भी बात कर रहे थे, शार्क टैंक के भी फॉर्म्स आउट हुए थे पैरेलल में। हाँ, तो हमने दोनों में अप्लाई कर दिया। मैंने कहा जहाँ से मिल जाए, वैसे वाली बात थी। तो बट जो दूसरे इन्वेस्टर थे इंडियन एंजल नेटवर्क्स, उनसे हमारी बात पहले हो चुकी क्लोज हो गई। तो हमने अगस्त 2022 में राउंड क्लोज कर लिया था। और जो शूट हुआ हमारा वो अक्टूबर के आसपास में शार्क टैंक का शूट हुआ था, रिलीज मार्च में हुआ। तो शार्क टैंक पे जाने से पहले फंडेड थे अब। दैट्स वेरी नाइस। सो जनरली जो होटल बुकिंग है या फिर जो आर्ली बुकिंग है, वो इंडिया में ना एक टैबू माना जाता है। एक बहुत बड़ा टैबू है कि आप बोलो कि घंटों के हिसाब से होटल बुक कर रहे हो। सो कुछ ऐसी चीज़ें आपको फेस हुई जब आपने स्टार्टअप किया, या फिर फैमिली को जब बताया कि मेरे को स्टार्टअप करना है, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपने फेस किया टैबू के बारे में?
तो अगर मैं कहूँ तो हम सारे को फाउंडर्स ही बहुत कोई बिग फैमिली से तो नहीं आते हैं। ऑब्वियसली सब ठीक लोग है, एक जनरस सब बैकग्राउंड। जनरल बैकग्राउंड है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि फैमिली ने होटल को तो नहीं लेके बट एक स्टार्टअप को लेके थोड़ा सा हल्की फुल्की, ठीक है यार स्टार्टअप कर रहे हो, कैसे अनसर्टेनिटी होगा, है, लाइक फ्रॉम अ अनसर्टेनिटी हम्बल है। बैकग्राउंड यू कांट टेक हाँ, रिस्क। वही वाली बात है। हाँ। ऑल्दो मेरे फादर ऑल बिजनेस में थे, अलग अलग चीजें हम्म। हमने करी हैं, बट स्टिल कि हाँ यार जॉब कर लेते ज्यादा सिक्योर था, हाँ, वैसा वाला। एंड जॉब छोड़ना विच इज अ बिग थिंग शुभम, क्योंकि हाँ, जो बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और एक एक लाइक आपका फिक्स्ड इनकम सोर्स छोड़ के, एक अच्छा रेप्यूटेड विप्रो इज अ गुड कंपनी, वहां से आप जॉब छोड़ के आ रहे हो, सो विच इज अ बिग डील फॉर यू। मे बी मेरे को लगता है इसलिए यस। भी पेरेंट्स ने थोड़ा हाँ, हिचकिचाया होगा, बट नहीं तो उसकी भी अगर मैं स्टोरी बताऊं तो क्या हुआ था जब डिसाइड हुआ कि ब्रेविस्टे करेंगे, उस समय तक मैं आपसे जो भी ये बात कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं था। अच्छा, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था कि बात नहीं हो पाती है, अपने स्पेस में रहना, वैसा वाला काम। ओके, तो फिर मैंने विप्रो के बाद 2 महीने के लिए मैजिक पिन भी ज्वाइन किया था, अच्छा सिर्फ सेल्स सीखने के लिए कि सेल्स है क्या, आप है बात क्या, कैसे करोगे, करेक्ट करेक्ट, आप अप्रोच कैसे करोगे, क्योंकि इनिशियल कस्टमर तो आप ही को लाने हैं, आप कोई मार्केटिंग करके तो नहीं ला सकते नहीं, हो। ट्रू ट्रू, तो उसके लिए मैंने वहां से सीखा था। बट अगर हम बात करें कि जो टाबू वाली आप बात कह रहे थे, उसमें क्या हुआ, प्रतीक और मैं इनिशियली होटल्स पे जाते थे, 95% होटल हमें धक्के मार के निकाल देता था, सिर्फ यही कह के कि तुम मेरे होटल का क्या हाल करोगे, हाँ, तुम मेरे होटल की रेपुटेशन खराब कर खराब दोगे, कर दोगे, ये चीज करेक्ट, हो जो जाएगी। होटल वाले ऐसी चीजें होटल बोलते वाले ऐसी चीज बोल रहे हैं, कस्टमर तो या फिर जो हैं, जो मार्केट है वो सोच तो एक अलग चीज है। अलग परसेप्शन है, हाँ, तो फिर हमने होटल वालों को धीरे धीरे समझाया कि देखो ये चीज ऐसे है। तो इनिशियली हमारे पास एयरपोर्ट के पास के महिपालपुर के होटल्स आए थे, जो समझते थे कि हाँ चलो फ्लाइट्स को लेके चीजें नीड हो है सकती, उस नीड चीज, है। करेक्ट, वहां से शुरू किया, अप्रॉक्स 2016 में हमने स्टार्ट कर दिया था। 4 साल लग गए होटल वालों को समझाने में, करवाने में, चीजें देखने में। फिर कोविड आया। कोविड के टाइम पे एक्चुअली जो 5 स्टार होटल्स थे, उन्होंने हमें रीच आउट करना शुरू किया, अच्छा, क्योंकि ऑक्यूपेंसी बिजनेस नहीं है, चाहिए, हाँ, बिजनेस चाहिए। बिल्कुल, तो कुछ भी बिजनेस है वो बिजनेस है, पैसा चलाना ही होटल को है। तब वहां से फिर हमारे पास 5 स्टार होटल आने शुरू हुए। कोविड के बाद हमने काफी अच्छी ट्रेजेक्टरी देखी है कि अच्छे नंबर्स आने शुरू हुए, अच्छी बुकिंग, अच्छे होटल, एंड इनफैक्ट अभी भी हम ऑलमोस्ट सारे 5 स्टार होटल्स के साथ काम कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि लाइक 5 स्टार होटल्स भी अर्ली बेसिस पे मिल जाते हैं? बिल्कुल। ओके, हम अब आपको अगर 5 स्टार चाहिए, हम आपको एक 4000 के प्राइस में भी दे देते हैं फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। और एक बहुत अच्छा 5 स्टार चाहिए तो हम सेल कर रहे हैं 10,000 12,000 रुपए के लिए 6 घंटे में। और कस्टमर है, कस्टमर का एक्चुअली क्या है ना कि लोगों को लगता है कि आवरली में आप एक चीज है। अब अगर हम बात करें अगर किसी भी D2C ब्रांड की, वो पहले क्या करता है कि हाँ जी एक मेरा प्रोडक्ट ले लो एज अ ट्रायल, बिल्कुल, है ना। अब आपको एक 50,000 रुपए का होटल है, उसका ट्रायल लेना आप कैसे लोगे? आई कांट, लाइक अगर ब्रेवी स्टे नहीं है तो मैं नहीं ले नहीं ले सकता। सकते ना। आप यहाँ पे 3 घंटे 6 घंटे के लिए बुक कीजिए, लग्जरी टेस्ट हाँ, कीजिए, ऑब्वियसली अगर एक्सपीरियंस ही करना है, इफ यू कांट अफोर्ड 50,000, आप 6 घंटे के लिए लाइक 1/4 ऑफ द प्राइस में आप उसको एक्सपीरियंस कर एक्सपीरियंस कर सकते हो। सकते। यस, दिस इज लाइक रियली अ गुड थिंग। हाँ, तो उसमें आप एक काफी अच्छा आ जाता है और इनफैक्ट ये डिमांड बढ़ती जा रही है। तो पहले तो काफी होटल्स आउटकम मतलब बहुत बाहर आके नहीं बोलते थे कि हम डे यूज कहते हैं, तो देयर इज अ टू यूज, ठीक है, आप आवरली कह लो या डे यूज कह डे लो, यूज, हाँ, सेम चीज है। जनरली मैं भी जितने 5 स्टार में देखा हूँ, दो सेटिंग्स होती है। एक डे यूज की सेटिंग होती है जो 9 से 6 या फिर इस टाइप के हाँ, टाइमिंग में होती है, एंड दूसरी फुल फुल नाइट 24। ओवरनाइट कहते हैं जिसे। तो होटेलियर्स ने सबने डे यूज कहना शुरू कर दिया है और सारे ब्रांड अपने आप ही अपना ही डे यूज लॉन्च कर रहे हैं। तो इज इट अ कंपटीशन फॉर यू? आई वुड से इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। करेक्ट, तो अभी क्या है कि एक मेजर प्लेयर ने, हमने जब मार्केट एक पूरी क्रिएट हो गई थी, उसके बाद लॉन्च भी किया कि चलो डे यूज रूम अर्ली बुकिंग्स के लिए, तो उसके बाद हमें ही फायदा हुआ कि हाँ अब होटल्स वालों को भी ज्यादा अवेयरनेस हो गई। जो हमें 4 साल 5 साल लगे थे शुरू में समझाने के लिए धक्के खा खा के, अब आसानी से हो जाता है वो काम। तो शुभम, जो होटल बिजनेस है उसमें इतने बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं, लाइक $1 million कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल भी हैं, जो इंडिया सर्व करती हैं, नेशनल कंपनीज भी हैं जो इंडिया में सर्व करती हैं।
तो आपका काफ़ी यूनिक था कि मेरे को आर्ली बेसिस पे होटल्स करने हैं, बट क्या आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस आए हैं ऐसे होटल्स को लेके थ्रू द कंपनी विच आर लाइक इन द $1 million सेक्टर जो कर रही हैं? क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है ऐसा? तो अगर मैं चैलेंजेस को लेके बात करूँ तो इसमें ना अलग-अलग लेवल्स पे अगर हम कहें होटल्स है या हमारे तरह अलग ओटीएस हैं, ओटीएस मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, ठीक है? या फिर टेक है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं। जैसे इनिशियली मैंने आपको बताया कि होटल्स को रीच आउट करना, उनको समझाना मुश्किल मुश्किल होता था, है। हाँ। तो क्या होता है जो बिगर चेन्स हैं, उनके अप्रूवल सिस्टम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो सिस्टम में जाना ही अपने आप में एक स्ट्रगल है, ठीक है? उनको समझाना कि ये चीज़ वर्कआउट कैसे कर सकती है, कैसे नहीं कर सकती है। तो एक चैलेंज वो रहता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब अगर मैं कहूँ, एक ब्रांड को तो मैं अभी 4 साल से चेज़ कर रहा हूँ और अब शायद जाके इस महीने में क्लोज़ हो जाए। ये होता है। सेकंड, इन ब्रांड के साथ वर्क करने में टेक की प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 100 साल से ही वो 24 घंटे का चलता हुआ आ रहा है। तो सारे हमारे टेक सिस्टम ही डिज़ाइन्ड उस मैनर में है। ओके। तो अगर मैं आज एक बुकिंग भेजता भी हूँ 6 घंटे की, उनके सिस्टम में वो पूरे दिन का रूम ब्लॉक हो जाएगा। ओके। तो अब उसको कैसे कैटर करें? क्योंकि अब उनके लिए भी तो वो अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाना चाहते हैं बट रूम तो पूरे दिन के लिए ब्लॉक नहीं करेंगे। और उनकी ईआरपी सपोर्ट नहीं करती है। नहीं करेगी। तो उसके लिए फिर अभी हमने कुछ हैक्स निकाले हैं। कुछ 1-2 से बात भी चल रही है कि वो सिस्टम में चेंजेस करें। नॉट ऑन अ कि वर्ल्ड लेवल पे जो सर्व कर रहे हैं बट जो पैन इंडिया में हैं, कि हाँ, उनके साथ हम बैठ के बात करें, चीज़ों को टर्न अराउंड करें। तो वो चीज़ें अब हम सॉर्ट करने लगे हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं किसी एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के पास जा रहा हूँ, उसको भी चाहिए कि हाँ, जो मेरे पास आ रहा है उसके पास एक सर्टेन सप्लाई होनी चाहिए। तो अब हमारे पास 7000 होटल्स की सप्लाई है। तो ठीक है, अब सामने वाला सुन रहा है हमारी, वो चीज़ें हो दे रही हैं। रिकॉग्नाइज यू, आप शार्क टैंक गए, आपके बारे में पीआर है काफ़ी, हाँ, तो पीपल नो यू फ्रॉम देयर। एग्ज़ैक्टली। तो शुभम, मेरे को एक चीज़ जानना है कि जैसे हम लोग ऑब्वियसली सब लोग होटल्स बुक करते हैं, हाँ, और काफ़ी सुनने को आता है इन्वेंट्री इन्वेंट्री वाला वर्ड। तो ये होटल इंडस्ट्री काम कैसे करता है? होटल बुकिंग होती कैसे हैं? लाइक जो इन्वेंट्री ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्या कोई एक बंदे के पास सारी इन्वेंट्री होती है, या फिर ये काम कैसे करता है एक्चुअली? तो अगर मैं अब करंट सिनेरियो की बात हाँ, करें हाँ। हम, तो एक मान लेते हैं हम 100 रूम की एक प्रॉपर्टी है, हाँ जी। ठीक है? तो सिस्टम्स आते हैं, जहाँ पे उन्होंने 100 रूम की इन्वेंट्री मैप कर दी। वो सिस्टम पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसमें आपके सारे ओटीएज हैं, मान लीजिए इंडिया में 10 ओटीए हैं। एंड व्हाट इज 10 ओटीए लाइक फॉर द ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट। ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट जैसे कि आप एक हमारी वेबसाइट हो गई या फिर और कोई आप वेबसाइट्स हो भी गई। एक ओटीए हैं, ओटीए हैं हम भी। एमएमटी, अगोड़ा, सब लोग ये एक सब ओटीए। ओटीए हैं। ओके। तो सबके लिए उस सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ता है, उस सिस्टम। तो किसी के थ्रू भी एक बुकिंग आएगी, तो वहाँ पे एक रूम कम हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है कि कस्टमर डायरेक्ट गया होटल पे, मैनुअल बुकिंग हो गई, तो वो भी उसी सिस्टम में पंच इन करते हैं ताकि इन्वेंट्री उस हिसाब से कम हो जाए। तो ये वाला जो मेथड होता है ये तो फॉलो करते हैं बड़े होटल्स। ओके। बट जो छोटे होटल्स होते हैं जहाँ पे 20 रूम की प्रॉपर्टी हो गई, 15 रूम की प्रॉपर्टी हो गई, वहाँ पे सारा काम आज भी मैनुअल चल रहा है। ओके। कि आप आओगे, वो रजिस्टर में एंट्री करेगा, हाँ। वो ध्यान रखेगा अच्छा मेरे इतने रूम फुल हो गए। तो आप अगर देखते होगे, जब आप कभी छोटे होटल में गए होगे, तो उनके पीछे ना बोर्ड लगा होता है चाबियों का। हाँ, मेरे को लगता था कि वो की लटकाने के लिए होता है, कि मतलब हाँ, की लटका दिया, बट वो इन्वेंट्री का भी काम। इन्वेंट्री का ध्यान रख रहा है वो कि हाँ मेरे ओके। पास कितने रूम बचे हैं। ओके। तो वो इस तरीके से काम करते हैं वहाँ पे। शुभम, मेरे को ना एज अ, जैसे कि आप पहले जॉब सेटिंग में थे, आप जॉब कर रहे थे, फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए, तो क्या ये चीज़ें आपके पास पहले से माइंड में थी? बिकॉज सी दिस इज अ वेरी रिजिड डिसीजन एंड वेरी टफ डिसीजन ऑन अ पर्सनल लेवल। आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। सेकेंडरी चीज़ें होती है जब आपने उसको एक्सेप्ट किया। सो क्या माइंडसेट रहा आपका, या फिर पहले से क्या रहा जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, कॉलेज किया? थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो मैं ये कहूँगा अगर मेरा बिजनेस माइंड तो शुरू से रहा है। मेरे फादर, मैं इसीलिए कहता हूँ बनिया हूँ मैं। हाँ, बनिए को obviously। पैसे से मतलब है, पैसा कमाना है कैसे हो कैसे सकता भी। है। तो मेरे को आज भी याद है 9th क्लास में मेरा पहला बिज़नेस शुरू हुआ था। टीचर नोट्स देते थे और वो कहते थे ये नोट्स सब क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब उस समय फोटोस्टेट ज़ेरॉक्स के जो हम कहते हैं ₹1 लगते थे। मेरे फादर की खुद की शॉप थी, ठीक है, ज़ेरॉक्स की, और मेरे फादर बल्क में हाँ। 75 पैसा चार्ज करते थे।
तो मैं स्कूल से लेके आता था, फादर की शॉप पे किया, फादर को 75 पैसे के हिसाब से पे किया, 25 पैसा खुदरा 25 पैसा अपना आ गया। वाह। तो ये मेरा 9 से स्टार्ट था। तो ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह चीजें करी हैं, कभी सिम्स भी बेचे हैं मैंने एयरटेल वगैरह के। तो मैं शुरू से ही तो काम में बिजनेस रहा। में थे आप? हाँ। तो जब मैं कॉलेज भी गया, अब ये कह लो कि कॉलेज तो मैंने इलेक्ट्रिकल करा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल बीटेक इलेक्ट्रिकल। हाँ। कहाँ से किया आपने कॉलेज? मैंने चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज करके है। अच्छा, सीजीसी हाँ, सीजीसी कड़ुआ, वो जो सीयू बन गया है। अच्छा, अभी सीयू बन गया। हाँ, तो वो वाले कैंपस में था मैं, वहां से किया था। बट फर्स्ट ईयर के बाद समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल में अपने को नहीं आ रहा समझ। ले तो ली है, गाइड करने वाला कोई था नहीं तो वो ही ले ली, बट समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं थोड़ा सा कंप्यूटर सीखा, चीजें का आइडिया आया। तब उस समय मेरे पास आइडिया आया था कि लेट नाइट फूड डिलीवरी करते हैं। 2013 की बात है। When you were in first year or सेकंड ईयर, okay. 2013 की बात है कि लेट नाइट फूड डिलीवरी करते हैं, कि ढाबा वालों से कनेक्ट कर लेंगे और कोई ना कोई ढाबा 2 बजे तक 4 बजे तक चल रहा होता था, वैसा वाला हिसाब था। बट नहीं हुआ प्लान आउट। तो जब मैं आदित्य से मिला भी था तो मैं उसको एक आध आइडिया पिच कर रहा था। तो आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं? आदित्य और मैं नहीं, मैं विप्रो में जो काम कर रहा था वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका फ्रेंड था आदित्य। ओके, म्यूचुअली, बस म्यूचुअली एक पार्टी में मिले, बात हुई कि हाँ यार कि क्या करते हो, क्या सोचा है। तो वही हुआ कि यार स्टार्टअप करने का आइडिया है बट पता नहीं क्या करना है। तब उसके थ्रू यहाँ से हुआ। तो ये था कि हाँ करना तो है कुछ, घर वालों के हिसाब से तो जॉब कर ही रहे थे बट जैसे ही मौका मिला तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ये शुरू कर दिया। आज कितनी बड़ी कंपनी है ब्रेविस्टे? कितने स्टाफ हैं? क्या रेवेन्यू है अभी ब्रेविस्टे का? तो एज ऑफ नाउ हम 90 एम्प्लॉइज हैं। 90 एम्प्लॉइज? हाँ, 90। और अगर हम बात करें तो हम एनुअलाइज रेवेन्यू जीएमवी पे 100 सीआर के 100 सीआर करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने जॉब से 100 सीआर का जो लीप है वो कवर किया। तो ये जो 90 एम्प्लॉइज हैं आपके पास, ये किस डिपार्टमेंट्स में? जनरली मेरे को लगता है आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। आई वुड से हमारे पास सेल्स ज़्यादा बड़ी है। सेल्स ज़्यादा बड़ी है। हाँ, और इसका रीज़न भी है। तो जैसे मैं आपको बताया ओटीएस है, इंडियन मार्केट में हर ओटीए की खुद की सप्लाई नहीं है। अब खुद की सप्लाई से मतलब कि जो उस वेबसाइट पे होटल सेल हो रहा है शायद वो उन्होंने ऑनबोर्ड भी नहीं किया है। ओके, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक होटल एक्स है, हाँ, वो कोई साइट वाई पे बिक रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने उसको ऑनबोर्ड किया। हाँ, उन दोनों की पार्टनरशिप हुई है। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं तो है। फिर कैसे? तो फिर कैसे क्या होता है, मेरे पास होटल्स हैं, मैंने एक वेबसाइट से टाई अप किया कि आपको ये सेट ऑफ होटल्स चाहिए, मेरे पास हैं, आप हमें कस्टमर भेजिए, होटल को हम डील करेंगे। उसमें रेवेन्यू शेयरिंग हो जाती है। तो उस मॉडल पे हम भी हैं। ओके, सो यू आर द एजेंट जिनके पास इन्वेंटरीज होती हैं और आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ओटीएस को। तो ऐसे इन्वेंटरी खुद से क्रिएट करने वाले मार्केट में इस समय या तो एमएमटी है या हम हैं। अच्छा, बाकी भी करते हैं कुछ लेवल पे, बट वो इतने मतलब बड़े लेवल पे नहीं करते हैं। अब जैसे कि क्लियर ट्रिप है, ये सारे लोग अभी इन्वेंटरी होल्ड नहीं। अब हर कोई अपने एक दूसरे से ले रहा है, कोई यात्रा से ले रहा है, कोई booking.com से ले रहा है। अब क्या होता है कि होटल अगर कोई खोलता है तो उसको 2-3 वेबसाइट पता है, वो वहां जाके खुद रजिस्टर कर देता है, बट उसको 10 वेबसाइट तो नहीं पता है। बिल्कुल। तो 10 वेबसाइट पे बिक कैसे रहा है? तो हम भी सप्लायर हैं 2 ओटीए के। अगर आवरली में देखें, हमने आवरली में इतना नीश क्रिएट कर लिया है कि हम अब सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाकी ओटीएस को। तो ये जो आर्ली रेट है, ये मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है फॉर लाइक जो सबसे मिनिमम लिस्टिंग है आपकी वेबसाइट पे? अगर मैं कहूँ इस समय शायद आई थिंक 300 रुपीज में। 300 रुपीज में, एंड दैट टू एसी रूम। दैट टू एसी रूम। मतलब हमारा बेसिक है कि अगर कोई होटल ऑनबोर्ड होगा तो उसमें वाईफाई, एसी, ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीन बेडशीट, ये चीजें होनी चाहिए। तो आपको 300 रुपए में एक एसी वाला रूम मिल जाएगा 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए 100 रुपए घंटा, कुछ भी नहीं इससे ज्यादा तो आप कैफे में लगा देते हो। करेक्ट, करेक्ट। तो शुभम, क्या होता है ना कि किसी भी स्टार्टअप के लिए इनिशियल डेज बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना होता है एज ए स्टार्टअप, एंड खास करके एक ऐसा स्टार्टअप जो टैबू से एसोसिएटेड हो कि भाई मैं घंटों के हिसाब से होटल दे रहा हूँ। तो आपके इनिशियल डेज के स्ट्रगल क्या रहे? तो इनिशियल डेज में जैसे मैंने आपको होटल्स का तो बताया, अब कस्टमर साइड पे क्या रहता था कि अब कस्टमर को बताना है, अब पैसे तो नहीं है तो कस्टमर को कैसे बताया जाएगा। तो हम क्या करते थे कि यहाँ से नोएडा में रहते थे, दिल्ली जाते थे सीपी।
क्योंकि सीपी में ही सबसे ज्यादा यंग क्राउड उस समय घूमता था, अभी भी है ही। तो हम मेट्रो में भी जाते हुए भी ना कि अरे भाई सुना है क्या, वो एक कंपनी आई है ऐसे दिन, तो आपस में ही बात करना शुरू कर दिया, वो भी जोर जोर से मेट्रो में। फिर दूसरे लोग हाँ, दूसरे लोग सुने, फोन पे अपनी वेबसाइट खुद स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर सीपी जाके पैम्पलेट छपवा रखे थे हमने, तो जहाँ पे कोई दिखा तो हाँ ये चीज है, फिर उनसे इनपुट भी लिए साथ ही साथ में कि ये देखिए ये लॉन्च हुआ है, आप कैसे यूज करना चाहेंगे, आपको किस लोकेशन पे ज्यादा चाहिए होगा। तो जैसे उसमें कई बार आया कि हाँ सुबह के लिए भी चाहिए होता है हमें फ्रेशन अप होने के लिए, तो हमने धीरे धीरे उस तरह पे भी काम किया। क्योंकि क्या होता है कि सुबह की इन्वेंट्री इंश्योर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे को लगता है स्टाफ भी हाफ से कम हो जाता है, हाफ से कम हो जाता है। तो इसीलिए हमने अपना खुद का सिस्टम भी बनाया कि जहाँ पे होटल वाले वो चीज मैनेज कर पाए। तो वही शुरू में कस्टमर के पास जा जाके उनको पैम्पलेट बांटना, फिर हम कहीं कहीं जगह पोस्टर लगा के आते थे रात को, क्योंकि दिन में पुलिस ले पकड़ लेगी। तो वो सब चलता रहता था, मतलब ये करीब आई थिंक 1 साल चला, फिर जाके थोड़ा सा ट्रैक्शन आना शुरू हो गया था। कितने होटल से अपना पोर्टल स्टार्ट किया था आपने? हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 40 होटल्स के साथ। और कहाँ से, सिटी से? दिल्ली में था। दिल्ली के 40? हाँ, दिल्ली में हमारे पास कुछ 20 होटल्स थे, कोलकाता के थे 3 होटल, मुंबई के थे 3 से 4 होटल। मल्टी सिटी स्टार्ट किया पहले बार? 5 सिटी में स्टार्ट किया था हमने, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और एक हैदराबाद था हमारा। तो ये 5 सिटी से, बट हमारा मेजर फोकस दिल्ली था, क्योंकि आप दिल्ली बेस्ड थे इसीलिए। सो शुभम, कैसे इंश्योर करते हो एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, कि कस्टमर को जो कम्युनिकेशन हो रही है ब्रांड की तरफ से हार्डली की, वो उनको मिल रही है या नहीं मिल रही, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हो आप? तो इसमें क्या हुआ ना कि इनिशियली दिक्कत आई हमें कि होटल वाला सही प्राइस नहीं रख रहा है, जो कमिटमेंट था वो नहीं दे रहा, वो कमिटमेंट नहीं बढ़ा हो रही के है। बता दे रहा। हाँ, बढ़ा। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कभी किसी साइट से बुक किया होगा, 1-2 एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे रहे। जाने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो उनसे टाई अप नहीं, हम आपको रूम्स नहीं देंगे, या तो फिर बोला कि अगर आपको रूम चाहिए तो डबल ऑफ द प्राइस देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये ना जब हम शुरू भी कर रहे थे तो ये एक और ब्रांड के साथ हो रहा था। आई नो दिस थिंग। ठीक है ना? हाँ, तो हमने वहां से सीख लिया कि ये चीज होने वाली है मार्केट में, और अगर इस तरीके से सेल होगा तो इसीलिए हमने एक सिस्टम बनाया अपना, एक्स्ट्रानेट कहते हैं, और बाकी ओटीएस भी डेवलप करते हैं, बट हमने उसमें एक एडिशनल चीज और डाली कि जहाँ पे होटल वाला अपना पहला चेक इन खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे सुबह 4 बजे से कमरा देना है या 6 बजे से देना है या 8 बजे से देना है। ओके, ही कैन स्टार्ट द शॉप लाइक बस हाँ, वही वाला कि शटर कब खोलना है अपना उसको पता आवरली के लिए, वो वैसा वाला चीज आ जाएगा। तो उस चीज से हमें बहुत बेनिफिट मिला। हाँ, बिकॉज उनको 24 घंटे अलर्ट होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को 3 घंटे की बुकिंग कभी भी आ सकती है। हाँ, अब आपका अगर रूम खाली गया है पहले नाइट में, जो आपको फुल डे की बुकिंग आएगी वो तो 12 बजे के बाद वाली ही आएगी, बट सुबह तो खाली है ना आपका, तो आप वहाँ पे उस चीज को ओपन कर दीजिए और आपके पास बुकिंग्स आ जाएंगी। तो वहाँ से हमने शुरू किया, तो प्राइजेस भी आए कि ठीक है, फिर होटल वालों को एजुकेट करा कि देखिए इस प्राइस में इस तरीके से बुकिंग आएगी, इस प्राइस में इस तरीके से, और अब एक अच्छा खासा सिस्टम बन गया है जहाँ पे होटल खुद कॉम्पिटिटिव है कि अच्छा मेरा बगल वाला होटल ये प्राइस रख रहा है तो मुझे ये रखना है। हाँ, तब उस तरीके से कस्टमर को भी बेनिफिट होता है और होटल को भी होता है कि एक अच्छी सेल जनरेट हो रही है। तो आप जो है होटल के वेंडर से कोई एग्रीमेंट साइन करते हो, कैसे आप मेक श्योर करते हो? हाँ, तो वेंडर जैसे, हाँ इसमें भी आपने एक और पॉइंट रह गया था मेरा कि कमिटमेंट कैसे श्योर करेंगे कि वो क्या दे रहा है। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, अपनी एक टीम बना रखी है जो होटल ऑनबोर्ड होने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी। ओके, कि वो गवर्नमेंट के लाइसेंसेस हैं या नहीं हैं, सर्टेन नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा कि जो हमारे पास पिक्चर्स आई हैं वो एक्चुअली में रूम उस तरीके का है या नहीं है। हाँ, क्योंकि ये वाले इश्यूज बहुत होते हैं कि इमेज एक अलग होती है और रूम छोटा 5 स्टार में होते हैं। मैं कल ही चंडीगढ़ में था। हाँ, और वहाँ के 5 स्टार में ही था, और रूम्स मेरे को कुछ और दिखे और जाने के बाद कुछ और थे वो। हाँ, तो अब उसमें क्या होता है, यही चीज इश्यूज होते हैं कि कस्टमर क्या होता है, अब आप स्क्रॉल कर रहे हो, होटल की पिक्चर्स तो 50 दिखा रहा है, आपने देखा यार ये वाला रूम अच्छा लग रहा है, मैंने बुक कर लिया। अब नीचे रूम कैटेगरीज है, तो उन रूम कैटेगरीज की फोटोज कैसी अलग हैं, क्या है, तो इसीलिए अगर हमें पता है कि कोई एक सर्टेन होटल हमें सिर्फ 2 रूम कैटेगरी दे सकता है, हम उन्हीं 2 रूम कैटेगरी की लगाएंगे, मैं बाथटब वाले की फोटो ही नहीं लगाऊंगा।
क्योंकि कस्टमर के दिमाग में तो वो आ जाएगा ना कि बाथ टब भी हो सकता है मेरे कमरे में, करेक्ट। तो वो वाली फोटोज ही नहीं लगाएंगे हम, मतलब मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना मिस चाहिए। सेलिंग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी कई बार होता है कि कुछ इश्यूज आ जाते हैं, फिर वो प्रोसेस दोबारा रीस्टार्ट होता है कि नहीं, दोबारा से वेरिफिकेशन होगा, क्या हुआ क्या नहीं है। आप ऑडिट्स भी करते हो बीच ऑडिट्स में? भी होते हैं, मैं खुद जाता हूँ, तो मेरा हर मंथ किसी न एक सिटी में रहेगा कि अच्छा होटल कैसा है, क्या है। उससे हमें भी पता लगता है कि मार्केट में क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कस्टमर को क्या इश्यूज हो सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि कस्टमर की एक जर्नी ना आपके बुकिंग करने के बाद रिसेप्शन से ही शुरू हो जाती है कि रिसेप्शन पे आ रहा है तो रिसेप्शन वाला आपसे कैसे मीट कर रहा है, वो आपको कितना वेट करा रहा है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अगर इंडिया में हम टैबू की बात करें और हमारे काफ़ी कस्टमर कपल्स हैं, अगर एक कपल मेरा को ये 10 क्वेश्चन था अभी शुभम आपसे, अभी मेरे को याद आ गया अचानक से कि आपका कस्टमर सेगमेंट कैसा, लाइक में ज़्यादा कपल्स हैं या फिर क्योंकि आप आर्ली कर रहे हो तो जनरली थिंकिंग ये आती है कि आपके ज़्यादा जो यूसेज होंगे वो कपल्स कस्टमर को होंगे, नहीं तो B2B कस्टमर्स को होंगे या बिजनेस कस्टमर्स को यस। होंगे। तो दोनों में से स्प्लिट कैसा है आपका अभी? तो अगर हम अभी कहें तो अभी हमारा 50-55% कपल्स है, ठीक है, बाकी बिजनेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे भी हैं कई, और मंदिर्स वगैरह पे तो हमारा जैसे शिरडी, तिरुपति, इन जगहों पे काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे भी कस्टमर रीच होती है। और हमारे काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो 10-10 सिटीज़ में बुक करते हैं, ओके। तो वो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स हो गए हाँ, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हो कि गए। उनको फ्रेशन अप होना है या मीटिंग्स करनी है। अभी मुंबई एयरपोर्ट के पास सुबह 4 बजे की बुकिंग, 5 बजे की बुकिंग काफ़ी रहती है, फ्लाइट वाली। या डिले हो गया किसी का फ्लाइट या कुछ भी। तो वाला कस्टमर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इनिशियली जो हम सेटअप होटल्स का काम करते थे, वो उतनी अच्छी सर्विस नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो सेटअप ही छोटा होटल्स है। अब धीरे-धीरे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं, वैसे-वैसे हमारे होटल्स की क्वालिटी और होटल्स कितने बड़े हैं, उस सेटअप में हो रहा है। तो टाइप ऑफ कस्टमर भी चेंज हो रहा है। मेरे को एक चीज़ और भी लगता है ना शुभम, कि पहले अवेयरनेस नहीं था लोगों के पास। पहले हमें लगता था कि अगर मेरे को 3-4 घंटे का फालतू टाइम है तो मैं इधर-उधर टाइम पास कर लूँगा रेदर देन बुकिंग अ होटल, क्योंकि मेरे को 24 आवर का क्यों पे करना। बट अभी लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर आपके पास 3-4 घंटे हैं तो यू कैन बुक अ होटल फॉर 3 आवर्स आल्सो एंड आप जाके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। तो वो अवेयरनेस आने में ही इतना टाइम लग गया। अब जब सारे ओटीज़ इस बात को बोलेंगे कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, हो सकती हैं, अवेयरनेस और होगी, और वो टाइम दूर नहीं है। मेरे को लगता है कि जहाँ पे होटल ही फुल्ली फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि, और काफ़ी ब्रांड्स हैं, अभी भी 1-2 ब्रांड्स आए हैं मार्केट में कि आप कभी भी चेक इन करो, आपको तब से 24 आवर्स काउंट होगा। ये भी चीज़ होनी चाहिए मेरे को लगता है। ये चीज़ भी होनी चाहिए तो क्योंकि हमारा ऑलवेज़ ना, विज़न वही है। हाँ, कि ऑलवेज़ ना हमें वो चीज़ें फ़ील होती हैं कि अरे यार हम मतलब अब जैसे कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं रात के 12 बजे पहुँच रहा हूँ, 1 बजे 11 बजे पहुँच रहा हूँ एंड अगली सुबह 10 बजे का उसका चेकआउट है। बिल्कुल। और अब अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में 24 घंटे नहीं रह गए हैं, वो 23 घंटे, 22 घंटे, हाँ, 21 घंटे हो गए करेक्ट, हैं। 22 घंटे तो बिल्कुल फॉर्मल है कि 22 घंटे तो रखते ही है। हाँ, 2 बजे का चेक इन एंड अब 10 बजे 11 बजे का चेकआउट। चेकआउट, 4 घंटे का तो गैप रख देते हैं वो लोग बीच में। तो अगर ये चीज़ हो पाती है कि हाँ, फुल्ली फ्लेक्सिबल हो जाए, उसके लिए टेक को बहुत चेंज होना पड़ेगा, हाँ, चीज़ें मेन बहुत टेक चेंज है। मेन टेक, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेंटरीज़ आ रही हैं, वहाँ पे टेक का प्ले बहुत बड़ा है। शुभम, आपको स्टार्ट किए हुए इसको कितना टाइम हो गया बेबी स्टे को? 6 साल ऑलमोस्ट? नहीं, अब 8.5 साल। 8.5 साल हो गए। 8.5 साल। काफ़ी लंबा समय रहा आपको। तो अगर मैं पूछूँ कि 8.5 साल पहले जाके अगर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होती स्टार्टअप में या फिर कुछ जो चैलेंजेस आए आपको, तो क्या चीज़ें होती वो? मैं ये कहूँगा कि हमने इनिशियली में मार्केटिंग करी, बट हम उसको और थोड़ा-सा बेटर कर सकते थे, ठीक है? ऑल्दो उस समय ये कह सकते हैं कि इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना हाई नहीं था। नहीं था। तो जो अब हम मेथड्स यूज़ करते हैं, वो 2016 में नहीं थे, नहीं थे, हाँ। क्योंकि जियो उस समय जस्ट आया ही आया था। तो मेथड हम दूसरे ट्राई कर सकते थे मार्केटिंग के लिए, और जो हमने चीज़ें बाद में सोची कि हमने कस्टमर से तो सर्वे लिया था, हमने कुछ होटल से भी लिया था, बट हमें सैंपल साइज़ होटल्स का और इंक्रीज़ करना चाहिए था। ओके। तो जो हमें चैलेंजेस 1 साल या 2 साल बाद आए थे, वो हम पहले ही कैटर कर लेते, तो मे बी एक पहले ही अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन। करेक्ट, करेक्ट। तो आपको क्या लगता है अभी कि आगे का 5 साल का फ्यूचर क्या है ब्रेवी स्टे का? क्या प्लान्स है आपके अभी ब्रेवी स्टे में? आगे के 5 साल आई वुड से पूरे होटल इंडस्ट्री के लिए ही बहुत अच्छे जाने वाले हैं, अच्छे जाने वाले, बहुत क्योंकि अच्छे। कोविड वाज़ नॉट गुड। कोविड वाज़ नॉट,
कोविड वाज नॉट गुड आई वुड से फॉर अदर्स, बट हमें बहुत एक अच्छा 3-4 महीने बिल्कुल हालत खराब हो गई कि बस ऐसा था कि अब अगले महीने शायद कंपनी ही बंद हो जाए। बट उसके बाद जो एक ग्रोथ मिला था हमें 5 स्टार होटल्स के साथ, अदर होटल्स के साथ, तो वो अच्छा था। और आने वाले 5 साल में ये है कि अगर आप मार्केट हम देखेंगे तो टियर 2 और टियर 3 में शिफ्ट हो रही है। तो नए ब्रांडेड होटल्स आ रहे हैं। आपके अगर आप होटल प्राइसेस अगर बिफोर कोविड देखोगे और अब देखोगे उसमें 25% का हाइक है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो अगर होटल ज़्यादा में सेल हो रहा है, हमारी कमीशन अर्निंग ज़्यादा है। फिर जब टियर 2 और टियर 3 में जाएंगे, लोगों की अर्निंग्स उस हिसाब से बढ़ रही हैं। जो एक कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह रहे हैं, $4,000 का कैप कह रहे हैं, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, वहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ेंगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेंगी, तो एक्सपीरियंसेस का मैटर करेगा। मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा आपसे, विच इज़ लाइक कि हम जैसे मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चलाता हूँ, फैशन ब्रांड चलाता हूँ, हमारे कॉग्स के तरीके अलग होते हैं। होटल के कॉग्स कैसे होते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये 1000 रुपये का रूम है या फिर 10,000 का रूम है, तो उसका कॉग्स क्या होता है उसमें जनरली? तो इसमें ना आप ये कह सकते हो, मैं कॉग्स तो नहीं बोलूँगा, कॉग्स इज नॉट द राइट टर्म, मैं बोलूँगा कि यूनिट इकोनॉमिक्स यूनिट क्या, इकोनॉमिक्स हाँ क्या यूनिट है। इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए? 2 टर्म्स में होटल वर्क करता है मेजरली, अगर देखें ब्रॉड लेवल पे। एक जहाँ पे होटल खुद इन्वेंट्री मतलब बिल्डिंग पूरी बनाता है और फिर खुद ऑपरेट करता है। एक होता है कि जब आप एक ब्रांड को फ्रेंचाइज कर देते हो, ठीक है, तो मेजर जो होटल की कॉस्ट आती है, एक स्टाफिंग होती है, एक HLP कॉस्ट कहते हैं, हीट लाइट एंड पावर। ठीक है, कि एक रूम में अगर आप एंटर होते हैं तो AC चलेगा या फिर गीजर चलेगा, 10 चीज़ें होती हैं वो चीज़। और फिर एक होता है कि ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट में आपका आ गया कि आपके क्लीनिंग के मटेरियल्स हो गए, ये सब हो गए। क्योंकि क्या होता है, एक अगर हम छोटे होटल की बात करें तो आपको एक रूम, हम अगर एम्प्लॉय कॉस्ट या बाकी कॉस्ट हटा दें, हम कहें कि सिंपल एक रूम को रीचेंज करने में कितना पैसा लगेगा। छोटे होटल का 150 रुपये में भी काम हो जाता है, उसने ड्राई क्लीन करानी है। बड़े होटल की यही कॉस्ट 1000 रुपये 1500 रुपये भी चली जाती है रीक्लीन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपका कारपेट भी लगा हुआ है। आप जब उसको वैक्यूम करोगे, आप जब एक सर्टेन अमेनिटीज रिफिल करोगे, क्योंकि आपके लोशंस अलग हैं, आपके साबुन अलग हैं, तो जब ये वाली आप कॉस्ट देखते हो, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आगे ऑपरेट करती हैं। और यही चीज़ हम भी समझाते हैं कि 3 आवर्स की प्राइस कैसे रखनी है, कि आपकी ये वाली कॉस्ट आपको एक रूम में, क्योंकि अभी मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, आई थिंक पर रूम एम्प्लॉय कॉस्ट एक 5 स्टार होटल की कुछ 2000 रुपीज आती है मंथली, बेर मिनिमम है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका केपेक्स इतना बड़ा इन्वॉल्व है कि आपने जो होटल बनाया है उस चीज़ को लेके है। अगर आप लीज पे भी ले रहे हो तो भी उसमें काफ़ी अच्छी कॉस्टिंग आती है, क्योंकि अगर लीज होटल में ये कह सकते हो आप 30% कॉस्ट तो आपकी लीज में चली जाती है। करेक्ट, एंड वो भी अपफ्रंट नहीं मिल रहा आपको। अपफ्रंट नहीं मिल रहा है। तो ऑक्यूपेंसी लेवल अगर हम मार्केट में बात करें कि 100 रूम है तो कितने रूम फिल हो जा रहे हैं, वो अभी 79% के आसपास है। तो 20% आपका हमेशा एक गैप बना रहता है, तो आपको वो कॉस्ट भी रिकवर करनी है। तो अलग अलग कॉस्ट हैं। और कमीशंस कैसे सेट होते हैं जनरली? जैसे कि मैं आपको डीप में नहीं जाऊंगा, बट जैसे 1000 का कोई रूम है तो जनरली उसमें क्या फ़ायदा होता है एक OTA को? OTA का जो कमीशन मॉडल काम करता है वो नॉर्मली 15 से 20% के आसपास 15 से 20 रहता है। मैं मान लूँ कि 800 रुपये होटल वाले लेंगे और 200 रुपये कमीशन एंड 5 स्टार में डिफरेंट होता है, सेम होता है? 5 स्टार में डिफरेंट होता है। ज़्यादा होता है या कम होता है? कम होता है, क्योंकि 5 स्टार के पास थोड़ी सी कमांडिंग पावर होती है। और अगर आप देखेंगे किसी भी 5 स्टार ने अब अपने सबने लॉयल्टी प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हैं और जो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो अगर आप उनकी बैलेंस शीट्स देखोगे 5 स्टार होटल्स की, तो वो जो OTA को कमीशन दे रहे हैं दैट इज 4% ऑफ देयर टोटल रूम। वो 4% नहीं दे रहे हैं, दे माइट बी गिविंग 10%, 12%, 15% वैसे, बट उनकी ओवरऑल कॉस्टिंग कम है क्योंकि उनका डायरेक्ट कस्टमर भी ज़्यादा है। हाँ, डायरेक्ट एंड रिपीट कस्टमर ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको एक सर्टेन ब्रांड की आदत लग गई है तो आप उस सर्टेन ब्रांड के ही होटल सर्च करते हैं। आपका रिपीट परसेंटेज क्या है? हमारा रिपीट परसेंटेज अगर हम 3 मंथ्स की बात करें तो 46% है। 46%। बिकॉज हाँ, कि जिसको आदत हो गई, जिसको पता चल गया कि भाई ये चीज़ें काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू बुक 24 वो है ना आजकल इंस्टाग्राम के हैक्स। हाँ, हैक्स। तो ये हैक की तरह है एक तरह से। सही बात है कि हाँ, अगर मेरे को पता लग गया है कि 6 घंटे में मेरा काम हो गया कि पैसा कम देना है,
तो मैं बार-बार वही चीज़ बुक करूँगा। मेरे को लगता है इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी बुक करते होंगे आपके होटल्स फॉर शूट एंड फॉर लाइक लाइफस्टाइल, बिल्कुल। बिकॉज़ उनको तो दिखाने होते हैं हमारे पास इंसिडेंट्स आए हैं, हमने एंगेजमेंट्स कराई हैं। रूम्स में। हाँ, ओके। तो 6 घंटे में किसी ने फैमिली रूम ले लिया, बड़ा। हाँ। तो उनकी एंगेजमेंट्स हुई हैं इनिशियल डेज़ में, वाओ, नाइस। ठीक है? फिर फोटोशूट्स हुए हैं। प्री वेडिंग्स एंड ऑल। हाँ, वेकेशंस पे जब अभी जस्ट आफ्टर कोविड ये चल रहा था कि आप ऑफ़िस 1 हफ्ते में 1 दिन आओ, 2 दिन आओ, उस समय काफ़ी बुक्स होते थे। क्योंकि बंदा अपने होम टाउन से आ रहा है, ठीक है, स्टे उसको किया फिर और चले रिटर्न गए। करना है, हाँ। और मुंबई में काफ़ी ऐसी जगह हैं, क्योंकि मुंबई में ना आपका कंजेस्टेड स्पेस है, करेक्ट। तो लोग अपने प्राइवेट टाइम के लिए भी बुक करते हैं। रहे वो मुंबई में ही रहे हैं, बट वो प्राइवेट टाइम के लिए। हाँ। लोगों को घर में मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं, तो मीटिंग्स करने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे यूज़ केसेज़ हैं, एन नंबर ऑफ यूज़ केसेज़ हैं, आपको बस अपने आप में ढूँढना है कि मेरे को क्या ज़रूरत है। सही बात। सो शुभम, हम लोग अभी अपने पॉडकास्ट के लास्ट लेग में आ गए, जिसका नाम है टर्न द टेबल। इसमें क्या होता है कि जो गेस्ट है वो होस्ट बन जाता है, यानी आप होस्ट बन गए और मैं बन गया आपका गेस्ट। ओके। तो अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे और हम लोग मिलकर आंसर करेंगे उसको। चलिए। सो आशुतोष, अभी आप कह रहे थे कि आप 2 चीज़ों पे काम कर रहे हो, एक प्रोडक्ट पे है और एक क्लोथिंग पे है, राइट? हाँ भाई, मेरा प्रोडक्ट ही क्लोथिंग पे है। हाँ। तो ये शुरू कैसे होता है, मतलब क्योंकि अगर हम जहाँ अभी बैठे हैं, आस-पास बहुत सारी फैक्ट्रियाज़ हैं क्लोथिंग की, जी। तो आपका कैसे अलग चले जाता है या आपने कैसे स्टार्ट किया उस चीज़ को? देखो क्या होता है ना कि आजकल ना फास्ट फैशन का ज़माना है। ट्रेंड्स हर महीने चेंज हो रहे हैं। पहले सीजन्स होते थे फैशन में ना, सीजन होते थे। अभी क्या है कि फास्ट फैशन में वीकली नए डिज़ाइंस लॉन्च करने पड़ते हैं। तो ऑफमिंट क्या करती है, ऑफमिंट नए डिज़ाइंस बनाती है और वी प्री प्लान कि अभी जैसे अभी हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर विंटर में हमें क्या लॉन्च करना है, समर में हमें क्या लॉन्च करना है। हमारे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे पास फैशन डिज़ाइनर्स हैं जो पहले से ही फोरकास्ट करके रखते हैं कि ट्रेंड फोरकास्टिंग होती है पहले, कि नेक्स्ट सीज़न का कलर क्या होने वाला है, नेक्स्ट सीजन के स्टाइल्स क्या होने वाले हैं। जैसे अभी इस सीजन में क्या था, डेनिम ऑन डेनिम था। अच्छा। ऊपर भी डेनिम, नीचे जैसे मैंने पहना डेनिम ऑन डेनिम, ऐसा था ट्रेंड। आगे चल के क्या होने वाला है, तो ये सारे फोरकास्टिंग होती है। उसके हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या फैक्ट्री में बनाना है, क्या हमें बाहर से सोर्स करने की ज़रूरत है, क्या एक्सेसरीज लाने की ज़रूरत है। बट इन ऑफमिंट हम लोग 100% मेक इन इंडिया करते हैं। सारे फैब्रिक्स हम लोग इंडियन मेड ही यूज़ करते हैं। तो इसमें आप, क्योंकि अब फैशन में तो एसक्यूज़ की तो वो नंबर मतलब लिमिट ही नहीं है। लिमिट ही नहीं है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी एक लिमिटेड स्पेस में हो सकती है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि नहीं, मेरे को इतने ही एसक्यूज़ करने एक्चुअली हैं? क्या है ना कि हम लोग पहले ट्राई करते हैं शुभम, की जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक हुडी बनाना है, कोई नया बिल्कुल नया डिज़ाइन है, तो हम क्या करते हैं कि पहले उसका एक छोटा बैच बना के उसकी शूट करा के मार्केट में ट्राई करके देखते हैं। फैब्रिक सोर्सिंग हम लोग अपने हाथ में रखते हैं कि हमें पता है कि अगर अभी इसको स्पार्क आता है, इसमें चलता है, तो हम 100-500 रोल्स भी लेके इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बिकॉज़ क्या है कि जब आपके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो आपका टर्न अराउंड टाइम अच्छा हो जाता है। आपको पता है कि मैं 2 दिन में कितने पीसेस बना सकता हूँ या 3 दिन में कितने पीसेस बना सकता हूँ। सो ना स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है, तो हमने भी स्टार्टिंग में काफ़ी एसक्यूज़ बनाए टू बी कॉन्फिडेंट। अगर मैंने 100 डिज़ाइन लॉन्च किए, तो मेरे को लग रहा था कि अरे ये 10 डिज़ाइन तो बहुत हिट जाएँगे। फाड़ू है एकदम, यही चलेगा मार्केट। जब लॉन्च किया तो रियल सिनेरियो है कि भाई ये तो बिल्कुल एवरेज परफॉर्मर है। अब जिसको सोच रहे थे कि तो घटिया क्यों लॉन्च किया, वो तो हीरो प्रोडक्ट निकल गया। सो आपको नहीं पता है जनरली, आपको 50% ही पता है कि क्या काम करे। ऑब्वियसली 50% बेसिक्स हैं, चाहे कोई डिज़ाइन है आपको पता है काम कर जाएगा, बट 50% जनरली वो लॉन्चिंग के बाद ही पता चलता है। सो इट्स बेटर टू बी लिटिल लेट देन सॉरी वाली चीज़ है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो मार्केट कैसे करना है, एंड देन यू रिप्रोड्यूस। अगर कहें तो आप एक सॉफ्ट लॉन्च करते हो। हाँ, काइंड ऑफ वी डू काइंड ऑफ सॉफ्ट लॉन्च, बट वी कीप द रॉज हैंडी, एंड व्हेन द सॉफ्ट लॉन्च लाइक वर्क्स वेल, वी तुरंत से टर्न अराउंड करके हम उसको तो ये जो सॉफ्ट लॉन्च होता है आपका, ये आपकी खुद की वेबसाइट पे होता है? हाँ, खुद की। इट इज़ अ मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट, सबको पता है, खुद के एड्स में आ जाता है सब कुछ। कस्टमर को नहीं पता है कि वो सॉफ्ट लॉन्च है। कस्टमर के लिए ऑब्वियसली वो एक प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, बट हमारे लिए वो काइंड ऑफ सॉफ्ट लॉन्च है। तो इसमें आप कैसे, क्योंकि अब क्या होता है इंडिया में कोई फैशन जो यहाँ चल रहा है वो साउथ में नहीं चल रहा है, करेक्ट, वो नॉर्थ में नहीं चल रहा, मतलब वेस्ट में नहीं चल रहा है, तो इसको कैसे कैटर करते देखो हैं? ऑफमिंट का ना सबसे बड़ा विजन यही था कि हमें टियर 2 और टियर 3 सिटी को हाई स्ट्रीट फैशन देना है। तो जो सेंस ऑफ डेवलपमेंट हमारा आया ना फैशन का, वो उसी ऑडियंस को ध्यान में रख के हमने डिज़ाइन किया। होता क्या है कि टियर 1 की ऑडियंसेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फैशन अलग है।
आज मैं दिल्ली में कितने भी टॉन, यहाँ से भी टॉन डेनिम पहन के जाऊंगा तो कोई मेरे को घूर के नहीं देखेगा, बिकॉज दे आर यूज्ड टू इट। यही मैं एक टीयर 3 सिटी से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं वहाँ पे पहन के जाऊंगा तो मेरे को 10 लोग घूम के देखेंगे। सो क्या होता है ना कि हर फैशन का एक एक्सेप्टेंस लेवल है अकॉर्डिंग टू द रीजन। तो हमने बोला कि हम वैसा फैशन बनाएंगे जो दिखने में भी फैशनेबल हो बट काइंड ऑफ जनरस भी हो जब वो पहने। तो ऑफमिंट इसी विजन पे काम करता है कि जितनी भी डिजाइनिंग होती है वो दिखने में तो फैशनेबल होती है बट बोल्ड नहीं होती है ज़्यादा, ताकि वो एक्सेप्टेड हो जाए। आप फैशनेबल तो दिख रहे हो, कूल तो दिख रहे हो, अच्छे तो दिख रहे हो। जैसे हमारा ये जैकेट है, हमने बिल्कुल बेसिक रखा है, सारी चीज़ें की हैं लाइक, बट हमने लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पैचिंग पॉकेटिंग किया है। तो हमारा जितना भी डिज़ाइंस जो ऑफमिंट में आप देखोगे वो बिल्कुल ही जनरसली वैसे ऑडियंसेस को रख के डिज़ाइन किया जाता है जो कि टीयर 3 सिटी तक या फिर उससे भी नीचे गांव में भी पहन के वो घूमे तो उनको फैशनेबल अंदर से फील हो, कॉन्फिडेंट फील हो, बट ऑकवर्ड फील नहीं होना चाहिए। बट जैसे आप बात कर रहे हो कि आपने ये चीज़ डिज़ाइन करी और आप टीयर 2 और टीयर 3 में जा रहे हो, वो तो बहुत ज़्यादा ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। देखिए हमारा प्राइसिंग जो है वो उसी को देख के हमने डिज़ाइन भी किया था, क्योंकि जो हमारी प्राइसिंग है वो बहुत इकोनॉमिक है ऑफमिंट में। हमारे प्रोडक्ट 200 रुपये से 250 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो और 200-250 में हम एक टी शर्ट बात कर रहे हैं। टी शर्ट नहीं, काइंड ऑफ कुछ एक्सेसरीज मिल जाती है। टी शर्ट्स हमारा अगर 240 जीएसएम की बात करो आपको 600 में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जो कि जनरल मार्केट में आपको मिनिमम 1500 रुपये में, और अच्छे ब्रांड्स में, अच्छे ब्रांड्स क्या, या फिर जो ब्रांडी टी शर्ट्स पे बने हुए हैं जो कि अपने आप को वैसे अच्छी क्वालिटी का बोल के मार्केट करते हैं, वो 3000 में बेचते हैं जनरली। 240 जीएसएम, जीएसएम इज एक्चुअली द लाइक फैब्रिक की हाँ वेथ होती है, मोटाई होती है उसकी। तो हमारा जो है ना एक्चुअली हमें था कि हमें भाई मास मार्केट को कैप्चर करना है, हमारा टारगेट यही था। हम लोग थिन मार्जिन पे काम करते हैं बट हम लोग लार्जर ऑडियंस को कैटर करते हैं। तो इसमें तो आपकी डिलीवरी कॉस्ट भी काफ़ी आती होगी कि अब उस गांव लास्ट माइल डिलीवरी है हमारी। तो हमारा डिलीवरी टाई अप है एक्चुअली, और जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो हम लोग जो अपने प्राइसिंग है उसमें इन्वॉल्व करके ही करते हैं, हम अलग से कोई नहीं लेते। हम सीओडी के लिए एक छोटा सा चार्ज लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली सीओडी इन्वॉल्व कैश हैंडलिंग चार्जेस एंड ऑल। सो हमारी डिलीवरी आप समझ लो लेह लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट, गुजरात से लेके नीचे केरला, हर जगह है। पूरी इंडिया में हम लोग सब करते हैं 26,000 पिन कोड्स पे। हाँ, तो आपने ये अभी तक कब स्टार्ट किया और ये कैसे आगे? ये ऑफमिंट हमने तो अभी 11 महीने पहले स्टार्ट किया है, और अभी 11 महीने में हमने करीबन 50-60 लाख मंथली के रन रेट पे पहुंचे हैं। काफ़ी बढ़िया है। मतलब अभी कर रहे हैं हम लोग, हमारा भी अभी बिल्कुल नया है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द मोर प्रोडक्ट्स, मोर कैटेगरीज। अभी हमने मेंस कंप्लीट किया है, वी आर फोकसिंग ऑन वुमेन्स राइट नाउ। और किसी और को अगर इस इंडस्ट्री में आना हो तो उसके लिए क्या एडवाइस है? मेरे को लगता है कि आजकल ना बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रहा है फैशन ब्रांड को लेके। लोगों को लगता है कि 2-4 लाख रुपए हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि फैशन एक बहुत ही कैश एक्सटेंसिव बिजनेस है। आप लाइक अभी क्या है ना, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि आपको ब्रांड स्टार्ट करना है, आपने शॉपिफाई पे वेबसाइट बना ली और किसी थर्ड पार्टी वेंडर के पास चले गए जो आपको बना के दे रहा है या फिर आपके लिए पीओडी कर रहा है, प्रिंट ऑन डिमांड करके डायरेक्ट। ये वाली ही मैंने 1-2 रील्स वगैरह देखी थी कि आप बस एक डिजाइन लॉन्च कर दो, ब्रांड लॉन्च कर लो और वेबसाइट बना दो डिजाइन के साथ, आपको ऑर्डर आया, आपने सामने वाले को दिया, वही आपके लिए शिप कर देगा, वो कर देगा। तो देखो वो क्या है ना कि वो फ्रूगल नहीं है, आप उसको टिक नहीं पाओगे उस चीज़ को लेके। आपका 1-2 लाख रुपए जब वेस्ट हो जाएगा तो आपको फील होगा यार मेरे पास तो रनवे ही नहीं है बिजनेस के लिए, मेरे पास तो कुछ नया है ही नहीं देने के कोई लिए। कॉपी भी कर सकता है आपको जो बंदा दे रहा है वो 50 लोगों को और सेम चीज दे रहा है आपकी प्राइस। तो उस बिजनेस में कोई भी ब्रांड नहीं कमाता है, जो वेंडर है वो पैसे कमाता है। तो ऐसे कितने ब्रांड डेली इंडिया में खुलते हैं, डेली बंद हो जाते हैं। तो आपको होमवर्क करके ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके अंदर डिज़ाइन का एसेंस है, आपको पता है कि फोरकास्टिंग आप कर सकते हो, ट्रेंड आप बना सकते हो, आप ट्रेंड के साथ साथ लॉन्चेस कर सकते हो, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन्वेंट्री में, देन यू शुड स्टार्ट। तो आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए? देखो मेरे को शार्क टैंक के बाद फंडिंग मिली थी। शार्क टैंक देख के ही मेरी इन्वेस्टर लंदन से हैं, तो उन्होंने शार्क टैंक वहाँ पे देखा एंड शी कॉल मी कि लेट्स बिल्ड दिस टुगेदर। तो पहला वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा। तो उनकी भी एक्सपर्टीज आपको काफ़ी मिलती होगी। इट्स ग्रेट टू सी कि आपने 11 महीने में कितना कुछ अचीव किया है। अभी बहुत कुछ करना है शुभम, लाइक हम दोनों को ही काफ़ी चीज़ें करनी है अभी। एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू बिकॉज सीजन 2 में हम लोग साथ में ही थे। हाँ, इट्स रियली नाइस एंड योर बिजनेस आइडियाज ऑलवेज इंस्पायर मी फॉर लाइक इनोवेशन है ये।
काइंड ऑफ एक ऐसे इंडस्ट्री में जिसमें लोग हाथ डालने से डरते हैं, उसमें घुसना एंड इतने टाइम टिके रहना, लाइक हैट्स ऑफ टू यू गाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. काफ़ी अच्छा था. मतलब आशुतोष ने बुलाया पॉडकास्ट के लिए, और जो सेटअप है आई वुड से मेकअप टीम से लेके कैमरा टीम काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी अच्छी है, एंड दे आर प्रोफेशनल्स. मतलब ऐसा नहीं लगा कि इस सेटअप में आके कि नहीं अलग जगह आ गए हैं. एक अपनी जगह लगी, ओपन स्पेस था बोलने के लिए, बात करने के लिए. पॉडकास्ट में अपने बारे में तो बताने को मिला ही, साथ में जो सामने से एक होस्ट वाली जो फीलिंग होती है पॉडकास्ट की, वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था. इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस.